नमस्कार, द टेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, मोदी सरकार ने इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का एक ड्राफ्ट जारी किया है। पर्यावरण प्रभाव का आकलन करने के लिए एक मसौदा जारी किया है, जिसको लेकर बवाल खड़ा हो गया है। इस मसौदे को लेकर हर तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इस मसौदे को अगर ध्यान से पढ़ा जाए, देखा जाए और अगर ये लागू हो जाए एक्ट के रूप में, तो हमारे जल, जंगल, ज़मीन, इस पर बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। जनता के स्वास्थ्य पर खतरा पैदा हो जाएगा और जो जल, जंगल, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं या जंगलों के आसपास रहने वाले लोग हैं, उनका जीवन दूभर हो जाएगा। तो इसको लेकर सवाल कई तरह से उठ रहे हैं, कई मोर्चों से उठ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस समय पूरे देश में कोरोना महामारी फैली हुई है, जगह जगह लॉकडाउन चल रहे हैं। ऐसे में इस मसौदे पर बहस नहीं हो सकती है, लेकिन केंद्र सरकार हड़बड़ी में है। वो चुपचाप इस कोरोना काल का इस्तेमाल करके इस बिल को, इस ड्राफ्ट को ओके कर देना चाहती है, ताकि इसका विरोध ना होने पाए और वो जिन उद्योगपतियों को इससे लाभ पहुंचाना चाहती है वो लाभ उठा सकें। लेकिन ये मामला कोर्ट में चला गया है, ये मद्रास हाई कोर्ट में है, ये कर्नाटक हाई कोर्ट में है और जाहिर है कि वहाँ सुनवाई भी चल रही है और कुछ आदेश निर्देश भी दिए गए हैं। तो आज हम इन सब मसलों पर बातचीत करेंगे, लेकिन पहले आपसे एक गुजारिश करेंगे। गुजारिश ये है कि अगर आपको लगता है कि गोदी मीडिया देश के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, लोकतंत्र के साथ गद्दारी कर रहा है, तो कृपया आप स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए, उसकी ताकत बनिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार भुगतान कीजिए। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं पर्यावरण प्रभाव मसौदे की, जिसको लेकर देश के तमाम बौद्धिक समुदाय, पर्यावरणविद, पर्यावरण कार्यकर्ता और ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले तमाम लोग उद्वेलित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं। तो सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि ये ड्राफ्ट सरकार इस पर काम कर रही थी 2018 से और अभी मार्च में उसने ये ड्राफ्ट जारी किया है ताकि लोगों में बहस हो सके। आप ये सोचिए कि मार्च में ऐसे समय ये ड्राफ्ट जारी किया गया जबकि पूरे देश में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था और जो करीब 2 महीने तक लॉकडाउन पूरे देश में रहा। तो 2 महीने की वो अवधि निकल गई और मोदी सरकार ने उसकी डेट क्या रखी थी, आखिरी 30 जून। अब आप सोच लें इतने बड़े देश में कितना समय मिला होगा इस पर बातचीत करने के लिए। तो वो इस डेट को बढ़ाने के लिए तैयार भी नहीं थी। मामला कोर्ट में गया तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने उसकी तारीख 13 अगस्त तक बढ़ा दी। अब देखिए, 13 अगस्त की तारीख भी काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे राज्यों में लॉकडाउन चल रहा है, लोग इस पर बातचीत नहीं कर सकते हैं। इसलिए मद्रास हाई कोर्ट में भी इसके संबंध में एक याचिका दायर की गई है। उसमें कई चिंताएं हैं। एक तो ये है कि ये जो मसौदा है ये केवल अंग्रेज़ी में है और हिंदी में है, यानी भारत में जो अलग अलग भाषाओं को जानने समझने वाले लोग हैं वो इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनके आधार पर वो समझ नहीं सकते हैं, बहस नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि कम से कम संविधान में जो हमारी अनुसूची में 22 भाषाएँ सूचीबद्ध हैं, उन भाषाओं में इसका अनुवाद हो। तो मद्रास हाई कोर्ट ने सबसे पहले तो केंद्र सरकार से कहा है कि इसका तमिल में अनुवाद उपलब्ध कराइए। ये तमाम भाषाओं में उपलब्ध कराना चाहिए। अभी तक सरकार ने ये काम नहीं किया है। अब ये तो है कि इस तरह के कानून पर बहस होनी चाहिए, लोगों तक जाना चाहिए और ख़ास तौर से जिन पर इसका सीधा प्रभाव पड़ने वाला है उनको इस पूरी बातचीत में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि यही एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है जिसके तहत आपको कानून बनाना या बदलना चाहिए। तो इस सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे आदिवासी लोग जो जंगलों के आसपास रह रहे हैं, क्योंकि इनका असर
दरअसल उन्हीं पर सबसे ज़्यादा पड़ेगा, जंगलों पर, क्योंकि ये जो उद्योगपति हैं ये चाहते हैं कि उन्हें जंगलों के असीमित अधिकार दे दिए जाएं ताकि वो जहां चाहे खनन कर सकें, खदान खोद सकें, जो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने के नाम पर, उद्योग धंधे लगाने के नाम पर कुछ भी कर सकें, मनमानी कर सकें। तो ये उनके लिए कानून बन रहा है कि उनके मन की चल सके, इसलिए ये कानून में परिवर्तन किया जा रहा है। क्योंकि कानून तो ये जो ड्राफ्ट है, इस तरह का ड्राफ्ट 2006 में बना था जिसको ओके किया गया था, और उसमें काफ़ी कड़े कानून थे, और उसके आधार पर ये था कि हालांकि फिर भी सरकारों ने, पिछली सरकार ने भी और इस सरकार ने भी उसमें कोई लूप होल्स निकाल कर उनका दुरुपयोग करने की कोशिश की। अपने उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को, कारोबारियों को उसमें छूट भी दी, और जिसको लेकर क्वेश्चन भी उठे और उन पर अदालतों में भी बातचीत हुई। लेकिन फिर भी वो एक ऐसा कानून था, एक ऐसा उपाय था जो कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 की उपधारा 1 के तहत बना था। यानी जो कानून 1986 में बना था उसको ठीक ढंग से लागू करने के लिए 2006 में ये मसौदा तैयार किया गया था। पर्यावरण प्रभाव आकलन का एक तरीका विकसित किया गया था और उस पर काम हो रहा था। लेकिन चूंकि ये सरकार सूट बूट वाली सरकार है, इसको उद्योगपतियों से ज़्यादा प्यार है, देशवासियों से कम है, इसलिए उसने इस कानून में फेरबदल का सिलसिला शुरू कर दिया 2018 में। उस समय हर्षवर्धन थे पर्यावरण मंत्री, अब प्रकाश जावड़ेकर हैं पर्यावरण मंत्री, और इन दोनों मंत्रियों ने मिलकर उस 2000 वाले पर्यावरण प्रभाव आकलन वाले का जो तरीका था उसमें ढेरों बदलाव करने शुरू कर दिए। अब इसको बदलाव को लेकर जाहिर है कि बड़े पैमाने पर चिंताएं हैं, क्योंकि इससे बहुत बड़ा फ़र्क आने वाला है। क्या क्या फ़र्क आने वाला है मैं आपको बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ। एक तो नियामक निगरानी की कठोरता और संख्या को कम करना है, यानी जो इस पूरी प्रोसेस को मॉनिटर करेगी और उसके लिए जो बॉडीज़ हैं और जो तरीके हैं उनको कम कर दिया जाएगा। यानी जिस तरह से किसी भी प्रोजेक्ट का असेसमेंट होना चाहिए, यदि मैं कोई उद्योग लगाना चाहता हूं ऐसे क्षेत्र में, तो उसका पर्यावरण के आधार पर उसका जो आकलन होना चाहिए, उसमें जो तरीके अपनाए जाने चाहिए, उसमें पूरी तरह से ढील देने के लिए एक व्यवस्था बनाई जा रही है। फिर क्या है, विभिन्न उद्योगों को परिभाषित करना ताकि उन्हें पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता ही ना हो। अब जो परिभाषा बनी हुई है कि ये उद्योग धंधे इस इलाके में लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, उस परिभाषा को ही बदलने की कोशिश की जा रही है ताकि कोई भी उद्योग धंधा उन इलाकों में लगाया जा सके, उसमें कोई रोक टोक न रहे, या रोक टोक रहे तो बहुत कम रहे और बड़ी आसानी से उन्हें क्लीयरेंस मिल जाए। इसके बाद है कार्यक्षेत्र और अवधि के साथ सार्वजनिक सुनवाई पर समझौता करना। अब इसमें जो 2006 वाले में है, एक सार्वजनिक सुनवाई की व्यवस्था थी कि जो कोई प्रोजेक्ट होगा, जहां लगना होगा, वहां के जो निवासी हैं पंचायत वगैरह के, वो आपस में बैठकर इसके बारे में अपनी राय देंगे। ग्राम सभाओं की राय ली जाएगी और अगर ग्राम सभाएं खारिज करती हैं तो फिर वो प्रोजेक्ट वहाँ नहीं लग सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पर्यावरण को प्रभाव पड़ेगा, उनके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, उनकी सेहत पर प्रभाव पड़ेगा। तो उनकी भी किसी इस तरह की गतिविधि में अपनी एक आवाज़ होनी चाहिए, अपना एक से होना चाहिए उनका, क्योंकि स्टेक होल्डर हैं वो, उन पर असर पड़ना है, तो उनको उस सुनवाई को भी इसमें कम किया जा रहा है। और आखिरी बात और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि पर्यावरणीय उल्लंघनों को सामान्य बनाना है, कि यानी पर्यावरण को कहीं से नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो जो अपराध किया जा रहा है उसको सामान्य श्रेणी में ला देना। और उसके लिए क्या किया जा रहा है, किया ये जा रहा है कि आपने चलिए ये कर लिया है, अब आप ऐसा करें कि इसके लिए थोड़ा सा पेनल्टी दे दें और फिर आप अपना काम करते रहें। तो आपने बिना मंजूरी के कोई उद्योग लगा लिया है, अब आप पर कोई मामला उठ रहा है कि आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आपके उद्योग धंधे को बंद नहीं किया जाएगा। जबकि 2006 में ये प्रोविज़न था, ये प्रावधान था कि अगर वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला हुआ तो उसको बंद कर दिया जाएगा। यहाँ बंद करने की कोई बात नहीं है, आप लगा लीजिए। आपने अगर ये कर रहे हैं, पकड़ी गई है चोरी, तो आपको
पेनल्टी देनी पड़ेगी और इसके बाद फिर आप अपना काम करते रहिए। तो इतनी तरह की छूटें दी जा रही हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि ये जो उद्योगपति हैं और जिन उद्योग धंधों को उन इलाकों में नहीं लगना चाहिए और लगाना चाहते हैं लोग, उनके लिए खुली छूट, खुली राह मिल जाएगी। और केंद्र सरकार शायद यही चाहती है। उद्योग धंधे का विकास होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन क्या उसके लिए पर्यावरण की कीमत चुकाई जानी चाहिए? क्या उसके लिए उन आदिवासियों को बलि चढ़ा देनी चाहिए जो उन इलाकों में रह रहे हैं? क्या जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाना चाहिए? ये बहुत बड़े सवाल हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर किसी वजह से एक समाज पर असर पड़ रहा है तो उस समाज की कोई आवाज़ होगी कि नहीं, उसकी कोई सुनवाई होगी कि नहीं, कि उसको दबा दिया जाएगा क्योंकि आपने तय कर लिया है कि ये उद्योग धंधे ठीक हैं, इनको लगाया जाना चाहिए क्योंकि आपको उद्योगपतियों से चंदा मिलता है। इलेक्शन बॉन्ड आपने बना लिया है, तरह तरह से चंदे लेकर आप इलेक्शन में अकूत धन खर्च करते हैं, पैसा बहा देते हैं पानी की तरह, और आप चुनाव भी जीत लेते हैं। तो आपने अपने फ़ायदे के लिए, अपने दोस्तों के फ़ायदे के लिए ये आपने इस पूरे पर्यावरण के आकलन का जो तरीका है उससे साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। लेकिन इसको होना नहीं चाहिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देगा और हमारे पूरे पर्यावरण पर दूरगामी असर डालेगा। पर्यावरण के कानून और कमज़ोर किए जा रहे हैं। ये जनहित में नहीं, जन के विरोध में है, जन विरोधी एक्टिविटी है और इसका विरोध होना चाहिए। राजनीतिक स्तर पर भी होना चाहिए, सामाजिक स्तर पर भी होना चाहिए। पर्यावरण कार्यकर्ता तो इसके विरोध में खड़े ही हैं, लेकिन हम लोगों को, जो हम पर्यावरण की चिंता करते हैं, अपने आदिवासियों भाइयों की चिंता करते हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि क्या हम इन बड़े उद्योगपतियों को, कारोबारियों को, जिनका मकसद ही है कि किसी तरह से जल, जंगल, ज़मीन जो हमारे संसाधन हैं उनको लूट कर अपनी थैलियाँ, अपनी तिजोरियाँ भर लें, तो उन पर रोक लगनी चाहिए। और रोक लगने के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि ये सरकार उनके सामने बिछी हुई है, उनके हिसाब से सारे कानूनों को तोड़ने, मरोड़ने और बनाने में लगी हुई है। तो इसे कैसे रोका जाएगा? ये हम जानते हैं कि अदालतों का रुख भी कोई बहुत सकारात्मक नहीं रह गया है। जहाँ भी कुछ ऐसे मसले आते हैं जिसमें सरकार का विरोध होता है, वो सरकार के पक्ष में खड़ा हो जाता है। तो जनता को खड़ा होना पड़ेगा। अगर जनता खड़ी नहीं होगी तो सरकार वही सब करती चली जाएगी जिससे उसके राजनीतिक हित सधते हैं। राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए वो देश की तमाम संपत्ति को, हम जानते ही हैं कि जो उद्योग धंधे बरसों से लगे थे, फ़ायदे में चल रहे थे, ये सरकार उनको भी धड़ल्ले से बेच रही है, उन उद्योगपतियों को जो उसकी मदद करते हैं। तो एक तरफ तो जो संपत्ति बनाई गई है इतने 70 सालों में, उसको बेचा जा रहा है। दूसरी तरफ हमारे जो संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, उनको दांव पर लगाया जा रहा है अपने राजनीतिक स्वार्थों की वजह से। इससे कोई अर्थव्यवस्था को लाभ नहीं होने वाला है, बल्कि आगे चलकर अर्थव्यवस्था पर इसके दूसरे नुकसान हमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि जब जन स्वास्थ्य प्रभावित होता है, सामाजिक व्यवस्था गड़बड़ाती है, तो उसके नतीजे आर्थिक तौर पर भी सामने आते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो चर्चा जिसमें मैंने ये समझाने की, बताने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का ड्राफ्ट है वो तमाम तरह के स्वार्थों से भरा हुआ है। उसमें लूट खसोट की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है उद्योगपतियों की, और ये पूरे देश के लिए नुकसानदेह साबित होगा। इसका हर स्तर पर विरोध होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं इसे ठीक ढंग से आपके सामने रख पाया हूं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें, और जब जागरूक होंगे तो विरोध करना भी सीख जाएंगे। इसलिए कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाने में मदद करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, ये भी मेरी एक गुजारिश है। और अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।